Amna offers to sell Akram a painting which Amna knows is a copy of well-known masterpiece. आमना को पता था ये कॉपी है, ठीक है, उसने वो बेचने के लिए लगाई हुई थी पेंटिंग. Akram thinking that the painting is an original one and that Amna must be unaware of this. Akram कहता है आमना को क्या पता होगा, ठीक है, ये असली है. ओके, इमीडिएटली एक्सेप्ट्स आमना's offer. अच्छा, आमना ने ये नहीं कहा कि जनाब को वो उसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है या फ्रॉड किया, ये वाला केस इसमें बनता ही नहीं है. ये आपके पास जो है वो मिस्टेक है. कौन सी? यूनिलैटरल. याद है मैंने क्या कहा था कि एक बंदा अपना आप की उसकी सोच उसकी परसेप्शन जो है वो परसेप्शन की मिस्टेक है. अब यहाँ पे किसकी मिस्टेक है? दोनों की मिस्टेक नहीं. आमना को पता है कि जनाब ये कॉपी है, लेकिन अकरम को लग रहा है कि जनाब ये कॉपी नहीं, ये क्या है? ओरिजिनल है. और उसने क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. तो अब कहता है जनाब आपने बताना डज दिस रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट. तो हम कहते हैं यस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम क्या आंसर देंगे? यस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्यों भाई? An agreement cannot be declared void on the account of unilateral mistake. In this case, Akram is on mistake. Only Akram is on mistake, and hence the agreement cannot be declared void. That's it. इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं. ये मेरी वर्डिंग है, आपकी वर्डिंग कुछ और भी हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका ये तीन चीज़ें इसमें आएंगे. अच्छा, मज़े की बात मुझे जो बहुत चीज़ बहुत अच्छी लगी, मिस जो है वो भी मुझे बता रही थी कि जिन बच्चों को पहले लिखना नहीं आता था, केस स्टडीज कैसे अटेम्प्ट करनी है, लिखना कैसे, अब वो बच्चे लिख रहे हैं. मतलब जो पढ़ के आते हैं, जो तैयार करके आते हैं, पहले उनको लिखने में प्रॉब्लम था, राइटिंग में मसला था उनको कि जी हमने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, या हमने लिखना कैसे, हमने केस को कैसे सॉल्व करना है. तो अब वो बच्चे माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये एक प्लस पॉइंट है. जैसे जैसे हम लोग टेस्ट करते जाएंगे आप लोगों को, वैसे वैसे ये आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं ये निकलते जाएंगे इंशाल्लाह, और पेपर्स तक ये क्लियर हो जाएगा सारा कुछ. और अगेन मैं वही बात बता रहा हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़ के आते, जो तैयार नहीं करके आते, वो जो मर्जी कह लें, वो हर बात में क्या कह देंगे? नॉट इंटेंशन टू, या इंटेंशन टू डिसीव. ठीक है जी, हर केस में वकर भाई नहीं लिखना ये. अच्छा जी, तो जनाब पहला क्वेश्चन तो हो गया 3 नंबर का आपके पास खत्म, रेडी. इसके बाद जनाब under the provisions of Contract Act 1872 define the term fraud. What is the effect on validity of a contract? बेटा फ्रॉड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिचुएशंस बताई गई थी, और ऊपर लिखा था जनाब इनमें से कोई भी काम अगर इंटेंशन टू डिसीव हो और इनमें से कोई भी काम हो जाए तो हम क्या मान लेंगे ये क्या हो चुका है? फ्रॉड. और वो मेरे ख्याल 4-5 चीज़ें थी, आपने उनको एनालिस्ट करना था. 4 चीज़ें थी, आपने उसकी लिस्ट बनानी थी. कितनी थी भाई? 4 या 5, जितनी भी थी. तो अगर आपने उसको एनालिस्ट किया, मतलब इसमें सबसे पहले क्या था जनाब कि किसी ऐसी पॉजिटिव असर्शन देना जो कि सच ना हो, और वो बंदा दे जो खुद उसको पता हो कि ये सच नहीं है. ठीक है, हु बिलीव्स इट टू बी नॉट ट्रू. ठीक है जी. उसके बाद एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट आ जाता था, प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल. ठीक है जी, या फिर कोई भी ऐसा काम जो फिट बैठता है फ्रॉडुलेंट में. ओके जी. और उसके बाद
कोर्ट उसको रिगार्ड करती है, डिक्लेयर करती है जनाब फ्रॉड के केस के अंदर। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये 5 जो पॉइंट्स हैं, ये आप लिखेंगे तो बेटा आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप इनमें से कोई 1-2 पॉइंट नहीं लिखते तो उसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी। तो पॉइंट जो मार्क्स आपको होंगे वो पॉइंट्स के मिलेंगे। और उसने सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि उसने आगे दूसरा भी उसने साथ बता दिया, व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने इसका इफेक्ट बताना था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसकी क्या वैलिडिटी होगी। तो हम क्या कहेंगे जनाब कि कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा। और वॉइडेबल में क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी किया जा सकता है और उसके बाद इंसिस्ट भी किया जा सकता है। क्लियर? तो उसने सिर्फ इफेक्ट पूछा तो हम इसको क्या कर देंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इतना भी लिख देंगे तो फिर भी हमें नंबर मिल जाएंगे। ओके, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था जनाब ये? 4 नंबर का क्वेश्चन था। मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है इसको। इसके बाद जनाब एमसीक्यूज की हम लोग बात करते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर 2 और 3, इनमें भी बच्चों को प्रॉब्लम था। लेट्स सी एमसीक्यू जनाब आपके पास है जी। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब होता है, मतलब एक से ज्यादा ठीक हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ठीक है। तो जनाब अब्रार सेल्स अ हॉर्स टू बाबर नोइंग फुली वेल दैट द हॉर्स इज विशियस। अब्रार डज नॉट डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द हॉर्स टू बाबर। द सेल एग्रीमेंट इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है यहाँ पे, इंटेंशन टू डिसीव है यहाँ पे, सिर्फ चुप है, खामोश है। तो मेरे साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड अनटिल और अनलेस उसकी 2 एक्सेप्शंस ना आ जाए। तो उसका ना कोई फाइडुशियरी रिलेशनशिप है और ना ही उसने कोई ऐसी बात की है। तो जनाब वॉइडेबल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रॉड हुआ नहीं है। कहता जनाब मिस रिप्रेजेंटेशन है, नॉट पॉसिबल, उसने कोई बात ही नहीं की इस सिलसिले में। वॉइडेबल एज इट वाज ड्यूटी ऑफ अब्रार टू डिस्क्लोज द फॉल्ट। नहीं भाई साहब, उसकी ड्यूटी नहीं है, क्यों? उसकी ड्यूटी कब होती, जब इनमें फाइडुशियरी रिलेशनशिप होता। तो एज सच कुछ भी हमें नहीं बताया गया। उसके बाद जनाब वैलिड एज इट वाज नॉट ड्यूटी ऑफ अब्रार टू डिस्क्लोज अ फॉल्ट। यस, मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। उसकी ड्यूटी नहीं होती कि वो जाके जनाब चीखता फिरे कि इसमें ये मसला है। और नो कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो ये तो है ही गलत जी बेटा। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा, चार्ली। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जनाब। ये तकरीबन सब बच्चों का ठीक था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं जी। मुबशिर, एन ओल्ड मैन ऑफ पुअर साइट endorsed a bill of exchange of rupees 3000 thinking that it was a guarantee. Is Mubashir liable to pay the amount? हमने कहा था जनाब एग्रीमेंट बाज जगहों पे अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं ओल्ड एज होने की वजह से, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, अगर ओल्ड एज बंदे के साथ किसी बुजुर्ग के साथ आप एग्रीमेंट करें तो हमने कहा था जनाब अनड्यू इन्फ्लुएंस की सूरत में, सिचुएशन में जनाब वो एग्रीमेंट क्या हो सकता है, वॉइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है। याद कीजिए जो हमने लॉ की प्रिजम्पशन पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले ट्रस्ट का रिलेशन, एपरेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसके बाद फाइडुशियरी रिलेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था जनाब किसी बंदे को एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो दूसरे बंदे को क्या समझा जाएगा, डोमिनेटिंग पोजीशन में था। ठीक है जी, एक वो भी इसमें लग सकता है। और उसके अलावा भी मतलब देखा जाए तो आपके पास ये जो एग्रीमेंट है, ये ओल्ड एज होने की वजह से आप अगर एग्रीमेंट करेंगे किसी बंदे के साथ उसकी एज की वजह से, तो वो उसकी मेंटल कैपेसिटी भी ठीक नहीं, मतलब उसकी आईसाइट ठीक है, उसको नहीं पता चल रहा, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि क्या चीज़ें। ओके, तो क्योंकि हमारा रेलिवेंट जो है वो यहाँ पे मेंटल कैपेसिटी की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे होंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे होंगे। तो इस वजह से मिस्टर मुबशिर इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट। ओके, अगर ये बिल्कुल ठीक होता, बिल्कुल फिट होता और इसकी परसेप्शन ये होती कि जनाब ये बिल ऑफ एक्सचेंज है लेकिन था वो गारंटी का, तो फिर ये लायबल होना था। लेकिन क्योंकि ये एजेड है, उसकी आईसाइट का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम क्या मान लेंगे कि जनाब ये बिल्कुल भी लायबल नहीं है। ओके, तो इसका आंसर नो। क्वेश्चन नंबर 3 जनाब, मासूम एग्रीज विद चलाक दैट शी विल मैरी हिम ओनली। द एग्रीमेंट इज शादी करने का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल वैलिड होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कब लगेगी, जब वो रोकने की बात करेगी ना, तुमने शादी नहीं करनी। सर एमसीक्यू नंबर 2 में
और डिलीजेंस से पता चल नहीं जाएगा कि वो बिल चेंज भाई नहीं पता चल सकता ना, वो उसकी आई साइड खराब है ना भाई, वही तो। यहाँ पे ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का मतलब क्या आता है, किसी और को बुला के नहीं पूछे, मतलब उसकी अक्ल, उसकी जो फहम है, आम फहम, ठीक है। जी जी जी, मैं बिल्कुल इसी चीज पे आ रहा हूँ। देखिए, शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट एट ऑल, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एट ऑल, कि जनाब आपने कहा जी बस शादी किसी से भी नहीं करनी, तो वो क्या है, वॉइड है। लेकिन वो कहता है जनाब तुम इससे शादी करो, सिर्फ इससे शादी कर लो, शादी से रोक नहीं रहे, आप शादी करवाने की बात कर रहे हो। जी बिल्कुल नहीं, वो बाद वाला मजाक यहाँ पे है नहीं ना, हो सकता है क्योंकि ये एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड होगा। Who said that बाउंड नहीं है, एग्रीमेंट जब उसने कर लिया कि जनाब वो उससे शादी करेगा, सिर्फ उसी से शादी करेगी, क्या कहते हैं जी, मासूम एग्रीज विद चलाक दैट शी विल मैरी हिम ओनली। लड़की के बाद में उसको पैसे दिए, केसी से शादी करनी है ना 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 ना, एग्जाम्पल को आप उल्टा ले रहे हैं भाई। लड़की के बाप ने पैसे देके कहा था कि बी से शादी नहीं करनी, ओके ठीक है जी, ओके। तो इसका भी आंसर आपके पास क्या होगा जनाब, ये एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है जी, गॉट इट, समझ आ गई बात की। लें जनाब, क्वेश्चन नंबर 4, ये तकरीबन सबका ठीक था जी, कुछ बच्चों का गलत था, और हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ें क्योंकि हमने डिक्लेयर की हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस भी की हुई हैं, तो ये सबका ठीक होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों का फिर भी गलत है जी। अली, हु इज़ ट्राइंग टू सेल एन अनसाउंड हॉर्स forged a veterinary surgeon's certificate, ठीक है जी, जाली सर्टिफिकेट, stating that the horse is sound and pins it on the stable door, अस्तबल के दरवाजे पे जनाब उसने क्या कर दिया, लगा दिया। अहमद comes to examine the horse but the certificate goes unnoticed by him, उसने सर्टिफिकेट नहीं देखा। He buys the horse and finds later on the horse to be unsound. He wants to avoid the agreement under the plea that he has been defrauded. Will he succeed? नहीं। हाँ जी भाई, देखिए उसने घोड़ा परचेज किया, ऐसे ही है, उसने वेटरनरी डॉक्टर के उसने सर्टिफिकेट को नहीं देखा, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो उसने जिसके ऊपर उसने फ्रॉड किया था या मिस रिप्रेजेंटेशन थी, उस बेस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रॉड ही होगा, क्योंकि वो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एक्ट है, फोर्ज करा डॉक्यूमेंट को, तो उस बेस पे उसने एग्रीमेंट नहीं किया था, उसने सिर्फ घोड़ा देखा, उसको पसंद आ गया, उसने परचेज कर लिया। अब इस बेस पे ये इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता, हाँ इंसिस्ट जरूर कर सकता है कि कम प्राइस में से चार्ज करो, बट ये उसको अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास जो चीज़ लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, नो he will not be सक्सीडेड। क्यों भाई साहब, अब लिखेंगे हम लोग रीजन। लीगल प्रोविजन, क्या थी लीगल प्रोविजन, एन एग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय, एन एग्रीमेंट इन इग्नोरेंस of fraud, in ignorance of fraud, cannot be avoided. An agreement in ignorance of fraud cannot be avoided, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब इन दिस केस, क्या नाम है बंदे का, अहमद।
ignored the forged document. क्योंकि फॉर्ज डॉक्यूमेंट हकीकत में क्या था, फ्रॉड था, ठीक है जी। तो उसको इसने इग्नोर किया, और क्योंकि जब उसने उसको इग्नोर कर दिया तो उस बेस पे इसका मतलब क्या होगा, उसने फ्रॉड को इग्नोर किया, तो इस बेस पे किसी भी एग्रीमेंट को जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो लिहाजा ये इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये इस एग्रीमेंट को वो अवॉइड नहीं कर सकता। क्लियर? एज ए सेड कि बेटा वर्डिंग आपकी हो सकती है बट इट मस्ट बी लीगल वर्डिंग और रेलेवेंट। अच्छा जी, इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 5 जनाब। अच्छा, कमेंट का मतलब होता है कि आपने वर्डिक्ट नहीं देना। कमेंट का मतलब होता है कि आपने जस्ट बताना है कि ये ठीक है कि गलत है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे केस स्टडीज में लिखा, ऐसे नहीं आपने लिखना, जस्ट आपने कमेंट देना है कि ये ठीक है कि गलत है। कहते जनाब रीजन नहीं देना, नहीं, रीजन तो सारी बात है, आपने रीजन मतलब आपने ये जैसे हमने लिखा ना, नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता, फिर रीजन फिर रेफरेंस, ठीक है, ये आपने ऐसा नहीं करना। कहता जी कमेंट ऑन द फॉलोइंग सिनेरियोस, बेवकूफ आ सेलर ऑफ इमिटेशन, मैं इंटीमेशन कर रहा था, इमिटेशन ज्वेलरी इन लंडन सेल्स हिज बिजनेस टू ड्रामेबाज, promises that for a period of 2 years he would not deal in इमिटेशन ज्वेलरी, यहां पे इंटीमेशन लिखा हुआ है, इंटीमेशन ज्वेलरी इन इंग्लैंड। अब यह सही लफ्ज कौन सा है, इंटीमेशन या इमिटेशन? इमिटेशन सही लफ्ज है, इंटीमेशन तो कुछ और होता है। एनीवेज, इमिटेशन ज्वेलरी इन इंग्लैंड। भाई साहब लंदन क्या है, सिटी, इंग्लैंड क्या है, कंट्री। तो वो एक शहर की हद तक तो बाउंड कर सकता है, लेकिन एक कंट्री की हद तक वो उसको बाउंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आपने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि जिसमें वो एग्रीमेंट करता है अपना बिजनेस बेचते हुए, दूसरा बंदा जो खरीद रहा होता है वो एग्रीमेंट करता है कि तुम पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बिजनेस नहीं कर सकते, तो लॉ ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया था, वॉइड। तो यहाँ पे किसकी बात करें जनाब, पूरे इंग्लैंड में आप बिजनेस नहीं कर सकते, सेम बिजनेस नहीं कर सकते इंग्लैंड में। तो जनाब हम कहते हैं कि जोग्राफिकल बाउंड्री भी आपने क्या करनी होती है, लिमिट करनी होती है, ऐसे नहीं कि जनाब अनलिमिटेड। ओके, अगर यहाँ पे लंदन लिखा होता तो बिल्कुल वैलिड होना था, अगर यहाँ पे लंदन लिखा होता तो बिल्कुल वैलिड होना था। इंग्लैंड लिखा है तो इस वजह से हम इसको क्या मानेंगे कि जनाब ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। क्लियर? समझ आ गई बेटा बात की? तो हम क्या इसको लिखेंगे जनाब, ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि आपने लिमिट डाउन नहीं किया, लिमिटेड स्पेस और जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है उसी के ऊपर आप किसी को रोक सकते हैं। नंबर 2 जनाब, रियल ज्वेलरी इन इंग्लैंड, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस भी नहीं मिल रही, क्योंकि वो किस में काम कर रहा है जनाब, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, और ये किस में काम कर रहा है जनाब, रियल ज्वेलरी में। तो बिजनेस की नेचर भी नहीं मिल रही, और ऊपर से है भी इंग्लैंड, तो एग्रीमेंट क्या है जी, वॉइड। इमिटेशन ज्वेलरी इन सर्टेन फॉरेन कंट्रीज, तो जनाब वैसे ही ये क्या है, वॉइड। ओके, जस्ट आपने इस पर कमेंट करने से। क्लियर? तो जनाब दिस वाज योर टेस्ट, और आप लोगों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है जी। बंद करें जरा इसको।